नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पीएम मोदी और अमित शाह ये दोनों अभी सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। इन दोनों को लगने लगा है कि अब जिम्मेदारियां जिन लोगों को दी गई है उनकी जिम्मेदारियों का समय तय किया जाना जरूरी है। उनको अब टास्क देना जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे हिंदुस्तान को बदला नहीं जा सकता। जब तक सुपर एक्टिव मोड में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन स्टेट्स जहां पर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक पार्टनरशिप में है, जहां इनके डिप्टी सीएम है, उन सारे स्टेट में कम से कम वो लागू करें जो हम लोग इतने समय से चाहते रहे हैं और देखते रहे हैं। इसलिए अचानक से पीएम मोदी ने यह तय किया कि जितने स्टेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी शासित, उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाओ, वहां के डिप्टी सीएम को भी बुलाओ और साथ ही उन डिप्टी सीएम को भी बुलाओ जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम का जो पोस्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है वो पोस्ट कोई सामान्य तरीके से नहीं माना जा सकता। उनके पास भी कमांड है, पावर है, वो सरकार में मैक्सिमम दखलंदाजी रखते हैं, इसलिए उनको भी ये टास्क देना चाहिए। और यही वजह है कि 2 दिनों से लगातार सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ दूसरे नेता मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लगातार 2 दिनों तक इन चीफ मिनिस्टर्स से मुलाकात की, डिप्टी सीएम से मुलाकात की और यह तय किया कि अब वो भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मीडिया में ये बात चल रही है कि देखिए, पीएम मोदी, अमित शाह, ये लोग जो हैं ये इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, उसका मेन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में ज्यादा या कम सीटें मिली अलग अलग स्टेट में, उसके ऊपर मंथन करना है और आगे वो सीटों पर कैसे बढ़ाया जा सके, आंकड़ा कैसे बढ़ाया जा सके, इस बात पर मंथन करना है। लेकिन सीमित यहीं तक नहीं है, यह व्यवस्था यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह ने जो पूरा का पूरा मुद्दा तय किया है, अब इन लोगों से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया। 4 जो ऐसे एजेंडे तय किए गए हैं जिसके लिए 6 महीना का वक्त दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की बात करें तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 13 ऐसे राज्य हैं जहां डायरेक्ट उनके चीफ मिनिस्टर हैं और ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बड़े मुद्दे लागू किए जा सकते हैं। इन राज्यों में किसी और का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, यानी सरकार में उनकी दखलंदाजी नहीं है। इसलिए वहां के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एकदम सुपर एक्शन में रहते हैं और कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि देखो असम का डेमोग्राफी कैसे चेंज किया जा रहा है। अगर असम में सुधार नहीं हुआ तो ये मुसलमान धीरे धीरे असम के कई इलाकों में तो पूरा कब्जा कर लेंगे और ये अल्पसंख्यक समुदाय धीरे धीरे बहुसंख्यक बन जाएगा। जिस रफ्तार से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है और बाहर से आकर वहां के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उनको कोई लाग लपेट नहीं है। वो सीधे बोलते हैं हमें मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। जो मियां लोग यानी कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये घुसपैठिए हैं, उनके बारे में वो बार बार कहते हैं कि इन मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। और ये शब्द ऐसा है जो वहां के मौलाना गैंग के लिए बहुत ही परेशान करने वाला रहा है, क्योंकि वो तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मियां लोग मतलब वो जो कि इस देश के खिलाफ हैं, जो कि हिंदुओं के खिलाफ हैं, जो कि पूरे व्यवस्था को खिलाफ हैं, जिसके दिमाग में केवल जिहाद चलता है, जो इस्लामिक एजेंडा यहां लागू करना चाहते हैं।
इन लोगों का वोट नहीं चाहिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी तरीके से त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार है, वहां चीफ मिनिस्टर है, इन लोगों को बुलाया गया है। उसी के साथ गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, अभी हाल में बने उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। साथ ही जिन राज्यों में डिप्टी सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां दखलंदाजी रख सकते हैं, उन राज्यों के डिप्टी सीएम में, यानी कि महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के गुट और फिर अजीत पवार के एनसीपी के साथ है। लेकिन सीएम बनाया गया एकनाथ शिंदे को और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम का पद लेकर खुश हो गई। लेकिन फिर भी वहां पर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम तो है, लेकिन उनके दखलंदाजी है। वो एकनाथ शिंदे उनको इग्नोर नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। उन्हें गिफ्ट में सीएम का पद दिया गया है। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो सम्राट चौधरी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। और नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वहां पर हमारा बड़ा पार्टनर है, उसके पास हमसे दुगना सीटें हैं, और इसलिए इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम अगर मुद्दा उठाते हैं तो आप उन्हें दबा देंगे। इसीलिए ये मुद्दे तय किए जा रहे हैं और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ बैठक में 4 बड़े मुद्दे तय किए गए कि इस पर आगे काम करना है। पहली बात तो इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड में जाकर क्या भ्रमित करने की कोशिश हिंदुओं को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां 2014, 2019 के बाद 2024 में आई और कहीं कहीं पर, कई जगहों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में ही पासमानदा मुसलमानों को साथ रखने की कोशिश की गई, तो ये हिंदुओं को भ्रमित करने वाली स्थिति है। भले ही हम सबका साथ सबका विकास की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, हम किसी भी स्तर पर चुनाव के अलावा ये मुद्दे नहीं उठा सकते कि मुसलमानों का क्या होना चाहिए, हम उनको कैसे अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए नहीं बल्कि सामान्य तरीके से हिंदुस्तानी बनाने के लिए कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी आउटरीच प्रोग्राम चलाती है मुसलमानों के लिए, तो हिंदुओं में एक भ्रम की स्थिति होती है। जबकि 2014, 2019 और 2024 ये 3 चुनावें देख चुके हैं। 2014 में तो पूरे विपक्ष ने धीरे धीरे ये पूरा पैटर्न सेट कर दिया था कि देखो मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए हैं और ये कौन हैं जिन्होंने गुजरात दंगा करवाया, ये हत्यारा हैं, ये मुसलमानों के लिए काल बन के आए हैं। मुसलमान इस बात को मान लिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। लेकिन 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 14 से 19 का चुनाव आया। क्या उस समय तक मुसलमानों ने यह नहीं समझा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया? जितना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकाने बनाए जाए या डेवलपमेंट के जो काम किए जाए, उसमें मुस्लिम इलाकों को अछूत नहीं रखा गया, मुसलमानों के लिए भी काम किया गया। फिर भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अछूत रखते रहे। वही तरीका आगे भी चला, 2024 में भी देखें, 2024 में भी मुसलमानों ने यही किया। तो अब इस तरीके से किसी भी स्टेट में सीएम को यह नहीं चाहिए या वहां के स्टेट गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और यह मान लीजिए मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। इसलिए ये तरह के आउटरीच प्रोग्राम पर ध्यान देना कम करें और कम से कम हिंदुओं के बीच ये मैसेज ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई हुई है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश करेगी। यही बात योगी आदित्यनाथ ने की कांवर रूट के लेकर, यही बात उत्तराखंड की सरकार ने की, यही बात मध्य प्रदेश की सरकार ने की कि नहीं हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि ये मुसलमान किस तरह से उग्र हो रहे हैं इस बात के लिए कि कांवर रूट पर जितने ढाबे दुकानें हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा, नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। अगर विपक्ष ये मुद्दा भी उठा रही है, कोई बात नहीं है, राजनीति कर रही है तो राजनीति करने दो, लेकिन हम हिंदुओं के बीच ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते कि एक सरकार जो बनी है जिसने हमारे मुद्दे को उठाया,
जिसने हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश की, अब वो सुषुप्तावस्था में उसी तरह से जा रही है जैसे कि 70 सालों तक कांग्रेस और फिर इसकी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकारें चलती रही और उसने हिंदुओं को सुषुप्तावस्था में ले लिया और फिर हिंदू अपनी बात ही नहीं उठा पाए कि कैसे हम इन लोगों से लड़ सके, संघर्ष कर सके, अपने अधिकारों को उठाएं, बल्कि इनके ऊपर, इनके पूरे कंधे के ऊपर सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया गया। इसलिए यह बात है कि अब यह मुस्लिम प्रेम का भ्रम नहीं चलेगा। अब अपने अपने स्टेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे योगी कर रहे हैं, जैसे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, वैसे ही सबको हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा और इस भ्रम को अब भूल जाइए। मौलाना गैंग में इसी बात को लेकर हड़कंप है। विपक्ष भी ये सोचने लगा है कि जो हम हिंदुओं को डिवाइड करके और मुसलमानों को अपने साथ रख के ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत जीत की बात कर रहे हैं, वो अब लगता है धीरे धीरे फिर से खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि ये पिछले 10 सालों से हमने विकास की भी बात की, हिंदुत्व की भी बात की, लेकिन इन दोनों के घालमेल में कुछ ऐसी चीजें छूट गई है जिससे कुछ हिंदू भी नाराज हो गए हैं और इसलिए दूसरा स्टेप इसी बात को लेकर रहा कि ये जो विपक्षी पार्टी के कई नेता हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये सब हिंदुओं को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जातीय कार्ड, दलित कार्ड, ये सारे कार्ड जो इनके पास बने हुए हैं, ये बार बार जातियों में बांट बांट कर इन लोगों को बड़े मुद्दे से भटका देते हैं। उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए कोऑर्डिनेशन होगी, संगठन और सरकार के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। सरकार अपना तरीके से काम करे और संगठन उन कामों को पहुंचाए, लोगों के भ्रम में न डाले, बल्कि लोगों को क्लियरिटी दे कि हम किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ये जो विपक्षी पार्टी के नेता ये कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, ये परिवारवादी पार्टियां एक जाति के ही नेता बन के रह जाते हैं, जबकि दूसरे जातियों को भ्रमित करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटते हैं। जैसे अखिलेश यादव जैसे नेता जो हैं, ये यादवों का प्रतिनिधित्व इनके पास, कहेगा पूरे स्टेट के यादव कि देखो भाई ये अखिलेश यादव नाम रखा हुआ है, इसका मतलब है कि यादवों की पार्टी है। लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव की पार्टी में जितने सांसद होंगे वो सब इनके एक ही परिवार के होंगे, चाहे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ये सारे के सारे एक ही परिवार के यादव इन्हें दिखाई पड़ते। इनके परिवार से बाहर कोई यादव ही नहीं है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। यह बताओ, अगर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश और भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है कि देखो ये खास विशेष जातियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ओबीसी नाराज इससे हो रहा है, इसे भी खत्म करना पड़ेगा और इसलिए ये जरूरी है, इसे देखना पड़ेगा। और इसके अलावा तीसरी बात डेमोग्राफी चेंज की जो अभी चल रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां भी डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी कोशिश है। अगर देखेंगे डाटा तो पता चलेगा हरिद्वार जैसे जिला में जो पवित्र नगरी है, वहां पर भी 34% मुसलमान हो गए हैं। ये सिर्फ पहले के बसे हुए नहीं है, बल्कि वहां भर भर के बसाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में 24% मुसलमान हैं। ये कैसे एक अचानक से ये लोग अपनी जनसंख्या वहां बढ़ा रहे हैं? जनसंख्या वहां से नहीं बढ़ रहा, बल्कि उन जगहों से जो छोटे छोटे जगह हैं जहां पर 2%, 1%, 3% मुसलमान हैं, वहां से भी लाकर और फिर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लाकर वहां पर बसाया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है और ऐसी स्थिति असम में भी हो रही है, ऐसी स्थिति झारखंड में भी हो रही है, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में भी हो रही है, जहां पर योगी सरकार ने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे पनप रहे हैं। नेपाल का बॉर्डर पे एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे हैं जिसमें जिहाद के पढ़ाई होती है, जो विदेशों से पैसे लेते हैं, यानी कि अरब का पेट्रो डॉलर इसके पास आता है और ये वहां पर ऐसी साजिशें रचते हैं, कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं और फिर दूसरे जगहों से लाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर ये डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो फिर यह तय होगा कि पूरे स्टेट में कितना परसेंट किसकी जनसंख्या है। यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि उस पूरे स्टेट के कितने लोकसभा सीट है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुसलमान चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस आइडिया पर ये लोग काम कर रहा है और इसलिए पिछले चुनाव में इन लोगों ने वोट जिहाद की भी बात की थी। इसलिए अब सतर्क होना पड़ेगा। डिलिमिटेशन के लिए राज्य भी तैयार हो और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपना योगदान देगी। जो भी नियम कानून परिवर्तन चिंतन करना होगा वो हम करके दिखाएंगे। ये टास्क इन लोगों को मिला है। 6 महीने तक पूरे परसेप्शन को बदलो। पहले तो इस परसेप्शन को बदलो कि ये विपक्षी पार्टियां ये जो बार बार कह रही है मोदी कमजोर हो गए हैं, उस कमजोरी वाले परसेप्शन को सामने नहीं आने देना है। अब आपको ये हार्ड डिसीजन लेना है अपने अपने स्टेट में और केंद्र सरकार हार्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और आक्रामक तरीके से होगी। अभी जो छापेमारी चल रही है 10 दिन के अंदर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक अलग अलग स्टेट में देखें, यहां तक कि महाराष्ट्र में छापेमारी चल रही है। ईडी और सीबीआई किसी को बख्शने वाली नहीं है। दिल्ली में भी इन लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर उन नेताओं को जो विपक्षी पार्टी के 94 से ज्यादा नेता हैं जिनका ईडी इंक्वायरी चल रही है, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। सोनिया और राहुल गांधी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार अपने मुद्दे पर हार्ड तरीके से इंप्लीमेंट करने को तैयार है। आप भी इंप्लीमेंट कीजिए। ये जो डिप्टी सीएम और सीएम की बैठक हुई है इसमें अमित शाह और पीएम मोदी का एक खतरनाक प्लान, एक्शन प्लान तैयार हुआ है। यह कुछ दिन के अंदर दिखाई पड़ेगा कि कैसे अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी जब लगातार बैठकें करती है और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। और इसलिए अब अगले 6 महीने के भीतर कुछ ऐसा होगा जिससे पहले ही ये मौलाना गैंग थर थर कांपने लगा है और साथ ही ये विपक्ष को भी अब लगने लगा कि अगले 2047 तो छोड़ दीजिए, ये 49, 50, 55 तक भी अब भारतीय जनता पार्टी अपना ऐसा प्लान बना रही है कि हमारे सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।